नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। 1 जून यानी कल वो तारीख है जब 7वें और आखिरी चरण में 57 सीटें हैं लोकसभा की, जिस पर वोट डाले जाएंगे। और इसके बाद फिर 4 जून वो तारीख है जब लोकसभा चुनाव की वोटों की मतगणना मतलब नतीजे आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो ये कहकर हमला बोल रहे हैं कि पीएम मोदी ध्यान के नाम पर दिखावा कर रहे हैं। ममता बनर्जी हैं, आरजेडी है, समाजवादी पार्टी है, तमाम विपक्षी दल जो हैं वो एक आवाज में हमला बोल रहे हैं और साथ ही दावा कर रहे हैं कि पीएम मोदी ध्यान, साधना, तपस्या कुछ भी कर लें, 4 जून को नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में आने वाले हैं। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है, वो जीत का बड़ा दावा कर रही है। तो अब सवाल ये कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री और साधना पर यह सियासी संग्राम आखिर क्यों छिड़ा है। आखिरी दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ध्यान साधना कर रहे हैं तो फिर विपक्ष क्यों बेचैन हो रहा है। और आइए अब आपको परिचय कराते हैं खास मेहमान आज की इस चर्चा में जो हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता अभय दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज काका जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। शिवराज जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। कांग्रेस के साथ शुरुआत करते हैं। अभय जी, सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना से विपक्ष को दिक्कत क्यों है। रोमाना जी, 10 साल जिन प्रधानमंत्री ने ध्यान भटकाया, आज वो ध्यान में लीन हैं। ये हमने कहा इसको मेरे इको बहुत हो रहा है, मैं बात नहीं कर पाऊंगा अगर इस तरीके से। मैं इसको ठीक करवा देती हूँ सर, आप अभी अपनी बात रख दीजिए। अब प्रधानमंत्री जी ने 10 साल ध्यान भटकाया और आज ध्यान में गए प्रधानमंत्री जी। तो प्रमुख जो साधक है ध्यान में जाने वाले के लक्षण क्या है? उसके लक्षण है कि संसार से वैराग्य और परमात्मा से प्रेम। तो अब सत्ता के वैराग्य का समय आ गया है प्रधानमंत्री जी। ध्यान में गए हैं तो झोला लेकर साथ गए होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था मेरा वक्त आएगा तो झोला उठाकर चले जाऊंगा। जो ध्यान है, ध्यान के 4 प्रकार बताए गए हमारे धर्म में। एक है साक्षी ध्यान, अर्थात देखते तो हैं मगर उसमें सोचना नहीं होता है। तो जीएसटी और नोटबंदी साक्षी ध्यान का ही परिणाम था कि बगैर विचारे उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि हिंदुस्तान की एमएसएमई को, छोटे छोटे उद्योगों को तबाह कर दिया, हमारे व्यापारियों को गलत जीएसटी लगाकर तबाह कर दिया। श्रवण ध्यान में पास और दूर की दोनों बातें सुनाई देती। तो मणिपुर की वेदना भी अब वो सुन पा रहे होंगे। और दिल्ली के दरवाजे पर जो गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को तिल तिल कर तड़पा कर मारा, या किसानों के राह में कील और कांटे बिछाए और 750 किसानों ने आत्महत्या कर ली, किसानों को जीप से रौंद कर मार डाला। तो इस श्रवण ध्यान के माध्यम से प्रधानमंत्री जी उसको सुन पाएंगे। प्राणायाम ध्यान में सांस ऊपर नीचे खींच के प्रधानामंत्री जी फिर कर रहे होंगे। मछली, मटन, मंगलसूत्र, भैंस, ये प्रधानमंत्री जी को उसके बाद खटाखट भी श्रवण ध्यान में राहुल गांधी जी का सुनाई दे रहा होगा। भ्रकुटी ध्यान में आंखें बंद करके ध्यान करना है प्रधानमंत्री जी। तो 10 साल में आंखें बंद करके ध्यान कीजिए कैसे देश को महंगाई की आग में झोंक दिया, बेरोजगारी के दलदल में धकेल दिया, अग्निवीर की वेदना युवाओं को आपने दी प्रधानमंत्री जी। $118 बिलियन का चीन से इंपोर्ट कर लिया, चीन को भारत की सीमा में घुसने के बाद क्लीन चिट दी। तो ये ध्यान में कम से कम आप अंतिम समय जब सत्ता आप निवृत्तमान हैं और पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो आपके ये सारा ध्यान बहुत काम आएगा। तो अब वक्त आ गया है, आप ध्यान की मुद्रा में रहिए। उसके लिए तो मुझे लगता है जरा 4 जून का इंतजार कर लेना चाहिए। लेकिन आपने ये जो ध्यान पर ज्ञान दिया है सर, ये वाकई में बहुत दिलचस्प है और जो दर्शक देख रहे होंगे उनको भी कुछ नया जानने के लिए मिला होगा। मुझे लगता है जफर भाई का जरा रुख करते हैं और जफर भाई के पास भी ध्यान को लेकर इतना ज्ञान तो नहीं होगा जितना अभय जी ने दे दिया यहाँ पर जफर भाई की साक्षी ध्यान, श्रवण ध्यान, प्राणायाम ध्यान, भ्रकुटी ध्यान। लेकिन ये 4 जो अलग अलग ध्यान हैं और उनको इस समय जिस तरीके से देश के सियासी मुद्दों से जोड़ने का काम अभय जी ने किया है, तो जरा अब आप भी ध्यान पर कुछ ज्ञान दे दीजिए। विपक्ष तो हमलावर है। देखिए, विपक्ष हमलावर नहीं है। मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी के शागिर्द है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं जो जनता के पल्ले पड़ेगी ही नहीं।
हकीकत है, जनता जो बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो उनके पल्ले भी पड़ती है और समझ भी आती है और उनको इसीलिए आशीर्वाद भी देते हैं। जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तब इनको तकलीफ होती है, अगर वो चुप रहते हैं तो भी तकलीफ होती है। क्या ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बिल्कुल शांत रहें, कुछ ना बोले तो भी ठीक है, चलो भाई अभी 48 घंटे तक कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके पेट में दर्द क्यों होने लगा है? अगर वो इस तरह से ध्यान देते हैं तो ठीक है, ध्यान देने दीजिए, आपको इसमें तकलीफ क्या हो रही है? ये वही जगह, पवित्र जगह है जहां से 131 साल पहले स्वामी विवेकानंद जब गए थे अमेरिका शिकागो में, तो यहीं से गए थे। हाँ। और जब उन्होंने यहाँ ध्यान किया उसके बाद जो वहाँ उन्होंने जो वहाँ पर अपने भाषण दी, आज तक पूरी दुनिया याद करती है। ठीक है। और प्रधानमंत्री जी अगर उसी जगह, पवित्र जगह पर है, तो ये तो देश के लिए अच्छा है ना। तो मनोज जी देश के लिए अच्छा है, वो ध्यान कर रहे हैं, ये बयान वो करते कुछ बोल थोड़ी रहे हैं। और देखिए ना, अगर कहीं ऐसे राज्य में जाकर ध्यान कर रहे होते जहां पर चुनाव है, तब तो चलिए फिर भी आप लोगों का निशाना साधना बनता था कि साहब जहां वोटिंग हो रही है वहीं उसी इलाके में पहुंचे हुए हैं। दक्षिण में तो सर कब के चुनाव भी खत्म हो गए, वोटिंग भी हो चुकी है, वहां ध्यान कर रहे हैं सर, फिर दिक्कत क्यों है आप लोगों को? सवाल दिक्कत का नहीं है, सवाल साधना का है, और सवाल कैमरों के साथ और कैमरा जीवी कोई जो हमारे जितने भी साधन और जितने भी हमारे तप त्याग हैं, ये देश ऋषियों का देश रहा है। लेकिन आज तक किसी भी ऋषि, किसी भी परंपरा का, चाहे वो देश में तमाम तरह की परंपराएं हो, किसी भी परंपरा का ऋषि कभी कैमरों के साथ कहीं कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। और हम तो वैसे देश में रहते हैं जहां राम को लेकर और अध्यात्म को लेकर के ऐसी बात कही जाती है रोमाना कि हम में तुम में खड़क खम में घट घट व्यापी राम है। हमें तो ऐसे कहा जाता है कि कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूढ़ है बनमाही, और ऐसे घटी घटी राम है दुनिया जाने नहीं। तो सवाल साधना का नहीं है, सवाल इस देश के 140 करोड़ लोगों के बुनियादी सवालों का है। जो प्रधानमंत्री लोगों की थालियों में मटन देख रहे थे, जो प्रधानमंत्री के शब्द से मुजरे जैसे शब्द निकल रहे थे, जिस प्रधानमंत्री लोगों के बच्चे गिन रहे थे कि ज्यादा बच्चे वाले या ज्यादा, जो प्रधानमंत्री देश के लोगों को कपड़े देख के पहचान लेते हैं, वो विवेकानंद का अनुसरण कर रहे हैं। विवेकानंद का जो अनुसरण करने से पहले उनको जानना चाहिए पूरी दुनिया में जो विवेकानंद का जो व्यवहार था वो बहुत मानवीय और समाजवादी व्यवहार था। उन्होंने कहा था बहुत साधारण शब्दों में कि मानव की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, मानवता की सेवा ही। और ये तो मानवता के सेवा में प्रधानमंत्री और उनके दरबारी का अनुसरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी थोड़ी कर रहे हैं, वो तो बचपन से कर रहे हैं, वो तो बचपन से विवेकानंद जी के अनुयायी रहे हैं, और इसी वजह से उनका वो रामकृष्ण मिशन के साथ जो जुड़ाव है वो भी जग जाहिर है। लेकिन आपने यहाँ जिस तरीके से बात शुरू की कि साहब ये साधना, कैमरों के सामने साधना क्यों, तो मेरे मन में आप ही से सवाल है सर, आप ही से सवाल है। मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं जानना चाहती हूँ कि दरअसल आप लोगों को दिक्कत किस बात पर है, या आपत्ति आप किस बात पर जता रहे हैं? मतलब सनातन परंपरा से यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है, ये दिक्कत है, या फिर ये चुनाव प्रभावित हो जाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले से ही कनेक्ट ऐसा है जनता के साथ कि जब वो चुनाव मैदान में उतरते हैं तो चुनाव का रुख बदल देते हैं, और अब चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इस रूप में जनता उन्हें देखेगी तो उन्हीं की तरफ खिंची चली जाएगी, इस बात का डर है, चुनावी नुकसान का डर है। मनोज, हमको किसी बात का इस देश के 140 करोड़ लोगों को डर नहीं है। हाँ। इस देश के 140 करोड़ लोगों को, और ना ही कोई परेशानी है। परेशानी इस बात की है कि 140 करोड़ के लोगों ने जिस देश के जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के तौर पर चुना, वो व्यक्ति आप जैसे विदुषी पत्रकारों के सामने ये कहता है कि पूज्य महात्मा गांधी को, जो पूरी दुनिया में, जिसके बारे में 1931 में किंग जॉर्ज के यहाँ जब वो गए, जो इस दुनिया में 5-5 नोबेल पुरस्कार जिन्होंने नहीं लिया, उस शख्स का नाम महात्मा गांधी है। और जिस व्यक्ति को 6 नोबेल पुरस्कार मिला, उसने भी कहा कि इस दुनिया में सबसे महान अगर प्रकृति का कोई निर्माण है तो महात्मा गांधी है। वैसा व्यक्ति जब अपने पूज्य और राष्ट्रपिता के लिए ये कहता है कि उन्हें तो पिक्चर से पहले, गांधी पिक्चर से पहले कोई नहीं जानता था, तो आपको एक बढ़िया सवाल करना चाहिए कि जब से आप राजनीति में आए हैं तब से, उससे पहले से लोग गांधी को, और जिस गांधी ने एक लकुटी पहन करके और एक लाठी लेकर के जो दुनिया भर में साम्राज्यवाद दिखा था, उनको देश से खदेड़ा। लेकिन महात्मा गांधी की महानता बताते हुए ही आप जिस इंटरव्यू का जिक्र कर रहे हैं, मैं बस इतना बताना चाहती हूँ दर्शकों को कि महात्मा गांधी की महानता बताते हुए ही प्रधानमंत्री की तरफ से उस बात का जिक्र किया गया था, और वो घेराबंदी उन सरकारों की कर रहे थे सर, जो महात्मा गांधी को शायद सिर्फ किताबों और मूर्तियों में कैद करके रखना चाहते थे, लेकिन जन जन तक पहुंचाने का काम तो नहीं किया ना सर। जन जन तक दोबारा से महात्मा गांधी के जो विचार हैं
उनकी जो विचारधारा है और उसके अनुरूप देश को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो तो मोदी सरकार है, और आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। कहां से करा? सर स्वच्छता अभियान से मैं शुरुआत करूंगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी सर, बहुत दूर तक जाएगी, बात शुरू होगी सर स्वच्छता अभियान से और उसके बाद बात दूर तक जाएगी सर, आत्मनिर्भर भारत तक जाएगी वो नरेंद्र मोदी जो वोकल फॉर लोकल तक जाएगी सर आदर्श ग्राम तक जाएगी सर, वो बात बहुत दूर तक जाएगी और आप खुद ही भटक तो जा ही रही है, आप खुद ही भटक बहुत दूर तक तो जा ही रही है। जिस गांधी को दुनिया कब से जानता है, 1917 से जानता है, उस गांधी को 2024 में ये कहा गया है, वो देश का शीर्षस्थ व्यक्ति ने कहा कि सरकारों ने क्या किया, सरकारों ने क्या किया महात्मा गांधी की विचारधारा को दुनिया में दोबारा से फैलाने के लिए? क्यों गांधी की विचारधारा को म्यूजियम्स में, मूर्तियों में कैद कर दिया गया? आपको इस सवाल का भी तो जवाब ढूंढना चाहिए ना सर, इस बात का भी जवाब ढूंढना चाहिए। अभी आज की डिबेट पर रहे, सवाल करना चाहिए, आज की डिबेट पर रहे, मैं सुब्रास्टा का रुख करूं। सुब्रास्टा, आपको क्या लगता है ये विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तपस्या और साधना पर, आप उसे किस रूप में देख रही हैं? रोमाना जी, जो बुनियादी सवाल आपका था वही सवाल मेरे मन में भी आता है कि पिछले 3 दिनों से ये बहस चल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी साधना के लिए गए हैं और विपक्ष को इससे दिक्कत है। क्यों दिक्कत है मैं नहीं समझ पा रही। इसका राजनीतिक कारण है दिक्कत होने का, या पेट में मरोड़ होने का कारण ये है कि चुनाव अफेक्ट हो जाएंगे? अब आप बताइए रोमाना जी, अगर मैं अपने घर में पूजा करती हूँ या आप अपने घर में इबादत करती हैं, उससे क्या आपके ऑफिस का माहौल कुछ गड़बड़ होता है क्या? या मेरे जहां पर मैं कार्य करती हूँ वो माहौल गड़बड़ होता है क्या? उससे कैसे कोई किसी की साधना पद्धति किसी के वोट को कैसे अफेक्ट कर सकती है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि ये सेक्युलर लोग हैं जो कह रहे हैं, ये सेक्युलर लोग हैं जो कह रहे हैं कि किसी की पूजा पद्धति से हमारे राजकीय निर्णयों पर कोई ना कोई इफेक्ट हो सकता है। दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ, इस इवेंट को लेकर के बहुत सारे कयास रचे जा रहे हैं और बहुत सारी और चर्चाएं की जा रही हैं। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कि चुनाव प्रचार के दौरान ऐसी बहुत सारी बातें बोली गई, दोनों तरफ से बोली गई जो नहीं बोली जानी चाहिए थी। लेकिन क्या हम दिल पर हाथ रख करके अगर देखें तो रुमाना जी आप बताइए, आप इतने सालों से पत्रकारिता कर रही हैं, इस बार के चुनाव में क्या आपको ऐसा लगा कि विपक्ष ने कोई ऐसा सर्वव्यापी मुद्दा उठाया हो जिससे देश का जन जन आंदोलित हो गया हो और वो इस सरकार को पनिश करने के लिए वोट डालने गया हो, या अभी जो अंतिम चरण बचा है वहां पर जाने वाला है? आपको लगता है? अगर नहीं लगता तो ये विपक्ष की विफलता है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी आप कोई एक मुद्दा ऐसा नहीं उठा पाए जिससे देश भर के वोटरों के मन में रोमांच हो सके और वो जाकर के वोट दे सके। आप जिस उसका प्रतिफल ये रहा मुझे लगता है उसका जवाब अभय जी देंगे, क्योंकि विपक्ष की तरफ से जो मुद्दा जोर शोर से उठाया गया वो संविधान की रक्षा का था, लोकतंत्र की रक्षा का था, आरक्षण खतरे में, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम वो मुद्दे थे जो विपक्ष की तरफ से उठाए गए। इसमें सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर जिससे जनता के साथ आपको लगता है अभय जी आप लोग कनेक्ट बना पाए 24 के इस चुनाव में, आपकी नजर में वो कौन सा मुद्दा है अभय सर? रोमाना जी देखिए, सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण बात जफर इस्लाम साहब ने कही जी कि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो तकलीफ है और मौन में चले जाते हैं तो तकलीफ है। बिल्कुल है, समूचे देश को है। जब मेरे प्रधानमंत्री बोलते हैं तो शमशान, कब्रिस्तान, रमजान, दिवाली, शमशान, मटन, मछली, मंगलसूत्र, भैंस बोलते हैं, जिससे देश में सांप्रदायिक उन्माद फैलने का डर रहता है। और जब मौन साध लेते हैं मणिपुर की वेदना पर, जब मणिपुर में नग्नावस्था में बेटियों को घुमाया जाता है और 50 दिन तक मणिपुर जलता है और प्रधानमंत्री जी मौन रहते हैं, तब वेदना होती है। जब किसानों को फसलों के दाम मांगने पर जीप से एक मंत्री के पुत्र पर आरोप लगता है कि कुचल कर मार डाला और प्रधानमंत्री जी मौन साधे रहते हैं, तो पूरा देश को दुख होता है, देश के किसानों को दुख होता है। जब ये सारे नोटबंदी लागू कर दी जाती है बगैर पूछे और कतारों में आप गिना रहे हैं, इनमें सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है किसका कनेक्ट बना पाए किससे, जनता के साथ? कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा चला आपकी नजर में? नहीं, अब मैं आखिरी एक महत्वपूर्ण बात और करनी चाहिए हमको। यहां पर स्वामी विवेकानंद के शिकागो के भाषण का जिक्र किया, एक बार भाषण जरूर सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों क्या कहा था उन्होंने कहा था कि सांप्रदायिकता और कट्टरवाद का जो राक्षस है वो हिंसा की आग में देश को
झोंक देता है। अगर ये नहीं होते तो देश और विश्व बहुत पहले शांति को हासिल कर चुका होता। ये भाषण विवेकानंद जी ने दिया। महात्मा गांधी का चश्मा तो उधार लिया, लेकिन उनका दृष्टिकोण आप नहीं ले पाए। वो भी सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ थे। तो क्या ये शोभा देता है बीजेपी और मोदी सरकार को घेरते हैं, सबसे ज्यादा उन आरोपों का भी तो जवाब दीजिए ना, जो इस पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद विपक्ष पर लगाते रहे कि साहब ये तो धर्म के आधार पर आरक्षण देने की तैयारी कर रहे हैं, इनसे ज्यादा सांप्रदायिक और कौन होगा। साधना पर संग्राम, इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं हम। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जल्दी से जरा बीजेपी के प्रवक्ता हैं सैयद जफर इस्लाम, उन्हीं का रुख करते हैं और जरा जानते हैं जफर भाई, क्या ध्यान भी इस बार 24 चुनाव का मुद्दा बन रहा है? देखिए, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, अक्सर प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, मुद्दाहीन पार्टियां हैं, इसलिए बेतुकी बातें करते हैं। भाई आस्था जिसकी है, जिस चीज़ में हमने कोई मना किया है, आप चले जाइए, आप भी आ जाइए, खड़गे जी आ जाए, राहुल जी आ जाए, या फिर आपको जहाँ जाना है, जहाँ आपकी आस्था है वहाँ चले जाइए। कुछ नहीं हुआ है तो आप वेटिकन ही चले जाइए राहुल जी, कम से कम ये इस तरह की बातें तो नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, ये आस्था की बात है। हकीकत है कि इलेक्शन तो खत्म हो चुका है, आखिरी चरण का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ऑलरेडी सरकार बनाने के जो जितनी सीटें चाहिए उससे बहुत आगे सीटें हमको 6 फेज में मिल चुकी है। अब ये आखिरी फेज का इलेक्शन है। जो उनको जिस तरह की बातें करनी है, लोगों का मन जो है गुमराह करने का जो तरीका है उनका करने दीजिए, लोग गुमराह नहीं होंगे। इसलिए मनोज काका जी, तो मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना और चुनाव में जिस तरीके से राम का नाम और अब ये हिंदुत्व की धार डरा रही है क्या विपक्ष को? नहीं, आप देखिए, इस तरह की कोई बात, हिंदुत्व की धार क्यों, हिंदुत्व की धार नहीं, समाजवाद की और मानवता की धार तेज करनी चाहिए। कोई प्रधानमंत्री जी किसी धार्मिक पुस्तक का वो शपथ लेकर के इस देश के प्रधानमंत्री थोड़ा हुए रोमाना, वो देश के संविधान की शपथ लेकर के प्रधानमंत्री हुए। तो जो संवैधानिक दायित्व हो उसको पूरा करने का कर्तव्य नरेंद्र मोदी जी को निभाना चाहिए। दुर्भाग्य से विगत 10 साल में वो किसी भी अपने काम कर रहे हैं, और अब वो जैसे बाकी नेता जो है वो छुट्टी मनाने के लिए, आपकी पार्टी के नेता विदेश जाते हैं ना सर, छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं या नहीं जाते हैं? कुछ जिम्मेदारियां होती है पारिवारिक, उनको निभाने के लिए जाते हैं सर, कभी इंग्लैंड जाते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, आना जाना लगा ही रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ब्रेक ले रहे हैं और साधना में लीन है, और हम तो ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कल प्रियंका गांधी मंदिर गई थी, हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मजबूरी होगी, प्रियंका गांधी की तस्वीरें दिखा रहे हैं सर, प्रियंका गांधी की तस्वीरें दिखा रहे थे। मजबूरी क्या सर? प्रियंका गांधी जा रही है मंदिर, उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं, इसमें मजबूरी क्या? अभय जी बैठे हुए हैं, बताएंगे अभय जी क्या मजबूरी होगी हमारी? हम तो जो तस्वीर सामने आती है मजबूरी तो दिख रही है ना, विज्ञापनी मजबूरी है आपकी, और कोई मजबूरी नहीं है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर विज्ञापनी मजबूरी है। सवाल यही है सर कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर साधना में लीन है तो फिर विपक्ष इतना क्यों बेचैन है? चुनाव आयोग का भी दरवाजा खटखटा दिया गया है। साधना पर संग्राम क्यों, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अभय सर का जल्दी से रुख करते हैं। अभय जी, आप इतने सारे मुद्दे गिना रहे हैं सर, महंगाई, बेरोजगारी, चीन, पाकिस्तान, किसानों का मुद्दा, मणिपुर से लेकर पहलवान बेटियों तक, लेकिन वो जो मेरा सवाल था कि कौन सा मुद्दा ऐसा जिसके साथ आपने लोगों के साथ कनेक्ट बनाया, आपने उसका जवाब नहीं दिया। क्या यही वजह है कि कोई मुद्दा चल नहीं पाया और इसीलिए अब चलते चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना को इस चुनाव में मुद्दा बना रहे हैं आप लोग? चुनाव आयोग तक पहुंच गए शिकायत लेकर। अभय जी, हमारा मुद्दा था खटाखट 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 1 लाख रुपए गरीब परिवार की प्रत्येक महिला को, 1 लाख रुपए पहली नौकरी पक्की युवाओं की, चला किसानों के समर्थन मूल्य चलेगा? कौन सा मुद्दा चलेगा? रुपए मनरेगा। मैं तो ये जानना चाह रही हूँ सर, आपको किस मुद्दे पर विश्वास है? कौन सा मुद्दा चला? 400 हमारे मुद्दे खुद प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाए। धन्यवाद देता हूं मैं तो प्रधानमंत्री जी को, उनसे आग्रह भी करता हूं, माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, सत्ता की मारा डाल दे और मन की माला फेर। प्रधानमंत्री जी के लिए हम सब कैसी बातें कर रहे हैं? अरे अवतारी पुरुष हैं वो, अवतार किसी का ध्यान करते हैं क्या? खुद सारे भक्त उनके ध्यान में लीन है। ये बता रहे हैं 9 कैमरे लगे हुए। 9 कैमरे नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश की दृष्टि है, वो पढ़ रही, उसको आप कैमरे बता रहे हैं। हे अवतारी पुरुष, महापुरुष, बाबा आपका समय हो गया है। ये जो आप बड़े मजे लेकर, ये जो बड़े मजे लेकर आप बीजेपी पर वार कर रहे हैं ना, जरा जवाब लेते हैं। जफर भाई आइए, दिक्कत यहाँ पर जो मैं समझ पा रही हूँ विपक्ष को इस बात को लेकर है कि साहब ये साधना कर रहे हैं, फिर इतने कैमरों की क्या जरूरत है? मतलब हर तस्वीर पूरे देश में क्यों प्रसारित की जा रही है? कैमरों से दिक्कत है ना, है ना? चलिए जफर भाई जवाब दीजिए।
समझ में नहीं आता है कि अगर वो कोई प्रचार तो कर नहीं रहे हैं, वो साधना कर रहे हैं। प्रचार आप उनके लिए आप प्रचार कर रहे हैं, इतनी चिंता जता रहे हैं जितनी चिंता ने किसी और लोगों ने जताई नहीं। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन पार्टीज को चिंता हो रही है और आप प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, आपको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऑपोजिशन बेंच इस पूरे जो प्राइवेट अफेयर था, जो सीमित लोगों के लिए था, उसको आप पूरे देश और दुनिया में फैलाने का काम किया। धन्यवाद देता हूं आप और आपके ऑपोजिशन बेंच को कि आप लोगों ने इस बात को फैला। ये हमारा मकसद नहीं था। प्रधानमंत्री को लेकिन देश आप की आज समझना आज चाहिए। जैसी खूबसूरत बहस जो है, मुझे लगता है उससे करने का कभी कभी मौका मिलता है मुझे, जहां पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे को धन्यवाद दे रहे हो। मतलब मैं तो आप दोनों को धन्यवाद देना चाहूंगी, इतने अच्छे से सभ्य तरीके से आप दोनों एक दूसरे का धन्यवाद देकर इस बहस को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जरा सा वो जो कैमरों से निकलकर तस्वीरें सामने आ रही है, मुझे लगता है उस पर बात करना जरूरी हो जाता है। और मनोज काका जो है वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश में वो जो एक भगवाधारी हैं, उनसे किस तरीके का नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ, ये मनोज काका से बेहतर और कौन जानेगा। और ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी गेरुए रंग के चोले में नजर आ रहे हैं, तो वो डबल इंजन की तरह, डबल भगवाधारी, इसी का डर दिख रहा है क्या मनोज काका? नहीं, कपड़े को लेकर के नहीं कोई टिप्पणी हो सकती है। भगवा से कोई दिक्कत नहीं है हमको। वो एक कबीर का दुआ है कि मन ना रंगाए जोगी रंगा लिए कपड़ा, दढ़िया बढ़ा के हो गए बकरा। तो इस तरह से कपड़े के रंगाने से मन का जो मैल है ना, वो नहीं जाता। वो जो एक दोहा कबीर का और है कि नहाए धोए क्या होता है, जब मन मैल न जाए और मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। तो जिन लोगों के मन में हिंदू मुसलमान हो, जिन लोगों के मन में गोंडसे का पूजा हो, जो लोग सावरकर जैसे व्यक्ति का, जिसने हमेशा मानवता से नफरत का बात बताया, जो हिंदू मुसलमान किया, वो लोग कभी विवेकानंद के, वो लोग हमारे सनातन के, वो लोग मानवता के कभी पक्षधर नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी ये है कि उनका कोई भी शब्द मोदी उनके सरकार कर्म की तरफ तक से नहीं तो जाता। कहा जाता है कि सबका साथ आप सबका सुनिए विकास। तो, मोदी सरकार तो अपनी योजनाओं से आपके इन आरोपों का जवाब देती है ना। वो तो बताती है कि कैसे पिछले 70 साल के अंदर देश के गरीबों, पिछड़ों तक वो सहूलियत नहीं पहुंची, जो अब मोदी सरकार जो है वो लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। आप बार बार मोदी सरकार की घेराबंदी हिंदू मुसलमान के नाम से करते हैं, जबकि आप मोदी सरकार की सारी योजनाएं उठाकर देख लीजिए सर, उसमें सबसे ज्यादा अगर लाभार्थी के तौर पर किसी का परसेंटेज और प्रतिशत सामने निकल कर आता है तो वो मुसलमान है सर। प्रधानमंत्री आवास योजना देखिए सर, किस तरीके से उसके लाभार्थी मुसलमान, अपनी आबादी से ज्यादा फायदा मुसलमानों को उस प्रधानमंत्री आवास योजना का मिलता है। तो सर जब इस तरीके के आंकड़े आते हैं, फिर आपके वो हिंदू मुसलमान वाले जो आरोप हैं या जिस हथियार से आप वार करते हैं प्रधानमंत्री मोदी पर, वो तो अपने आप कुंद नहीं हो जाता है। और मुझे लगता है ये आंकड़े बेहतर तरीके से बताएंगे सैयद जफर इस्लाम साहब। सैयद जफर इस्लाम प्लीज आइए, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुसलमान वाला वार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया जा रहा है। अब जवाब तो लीजिए ना, आपने इस देश में 38% आईटी किए हुए लोगों को रोजगार नहीं है, कौन सवाल करेगा? डर लगता है 45 सालों के चरम बेरोजगारी पर है। अब आप गोल पोस्ट बदल रहे हैं। अभी आप हिंदू मुसलमान पर थे, हिंदू मुसलमान पर जब आपको जवाब मिल रहा है तो आप बेरोजगारी पर भाग रहे हैं। सवाल पूछते हैं तो जवाब सुनने की हिम्मत रखिए ना। नहीं, दोनों पे देते हैं तो जवाब हम हर तरह का हम जवाब, हर तरह का जवाब, हिम्मत तो आप में नहीं हुई सवाल करने की। मैं दोनों पे जवाब देता हूँ। रोमाना जी, रोमाना विज्ञापन पोषित सवाल मत करिए, पूछिए कि जो 10 साल देखिए ऐसा है रोमाना जी कि हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी और जो समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी में जो फर्क है कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और वो समाज को तोड़ के राजनीति में अपना पद बनाना चाहते हैं या राजनीति करना चाहते हैं। हकीकत देखिए, हमने बराबर नारा दिया सबका साथ सबका विकास, और वेलफेयर स्कीम जितनी भी आई, गवर्नमेंट कैसे जो गवर्नेंस मॉडल होता है गवर्नमेंट का, उसी को देखा जाता है। हमारे गवर्नेंस मॉडल में बिल्कुल ये साफ है कि हर नागरिक एक बराबर है, और इसीलिए जब हमने कोई नागरिक की फहरिस्त जो है लिस्ट उसको देखा नहीं, बल्कि जो नागरिक एलिजिबल है बस वही देखा, और जो सरकारी फहरिस्त है जो लिस्ट है उसके बेसिस पे हमने सबको दिया। उसमें आपने सही कहा, मुस्लिम समाज के लोग आबादी 14-15% है, लेकिन नागरिक कौन लोग जो लाभार्थी हैं ज्यादा बच्चे वाले नागरिक जिसको मोदी जी बता रहे हैं वो कौन लोग हैं? इसको व्याख्यायित करिए ना जफर भाई। अरे वो आप तो आप नहीं तो हो ना।
अरे वो बांग्लादेश से आए हुए लोग थे और कुछ लोग यहाँ पर जो आप जैसे लोग हैं जो मुस्लिम समाज को आप अपने वोट बैंक बनाने के लिए जोश में है हर बार की तरह और सबकी बारी में खुद मनोज जी कूदकर अपनी बात कहने लगते हैं। मनोज जी, इससे डिबेट थोड़ा सा डीरेल होती है सर। फिलहाल समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर ये साधना पर संग्राम है और ऐसे में 4 जून नतीजे किसके नाम, बस इसी का इंतजार है।